रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, आई जस्ट टोल्ड। बुध जो है वो हर किसी से जिस भी घर में है या जिस प्लेनेट के साथ है उससे दोस्ती करता है। चंद्र जो है उसके रिजल्ट जो है उसे हम क्यों देखते हैं? अब राशियों को अगर हम देखें या लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली नवमांश, ये अलग अलग उसके जो प्रकार हम देखते हैं, उसमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली जो है वो क्या है? एकता जी आप बताइए, लग्न कुंडली से हम क्या देखते हैं और चंद्र से हम क्या देखते हैं? ओके, तो लग्न कुंडली जो है वो हमारा शरीर है, अवर बॉडी। एंड मून साइन यानी चंद्र कुंडली वो है हमारा मन। चंद्रमा जो है वो मन का कारकत्व होता है। तो चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है या जिस भी ग्रह में बैठा है, उस प्रकार से हमारा जो है वो स्वभाव, हमारा आचरण, हमें कितना गुस्सा आएगा, हम कितने इमोशनल होंगे, ये सारी बातें जो है वो उस पे निर्भर होती है। और लग्न कुंडली यानी फर्स्ट हाउस, वहां से हमारा स्वाभिमान, हमारा शरीर, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा ब्रेन, ये सारी चीजें हम वहां से देखते हैं। अब अलग अलग प्लैनेट जो है वो जब अलग अलग घरों में जाते हैं तो उनका रिजल्ट अलग अलग आता है। अगर हम देखें कि शनि जब फर्स्ट हाउस में आता है तो वो क्या करेगा, ये समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हमें सैटर्न के सिग्निफिकेंट पता होने चाहिए, उसके साथ साथ प्रथम भाव के यानी फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंट क्या है ये भी पता होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट क्लास में, और मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करना है। उस एक्सेल शीट में आप सारे ग्रह लिखेंगे और सारे प्लैनेट लिखेंगे और उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कितने कारकत्व है ये आप जो है वो सबमिट करेंगे। मुझे ये एज अ होमवर्क चाहिए, क्योंकि ये कितने लोग करते हैं उसके ऊपर आपके प्रिडिक्शंस निर्भर हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब आपको प्रिडिक्शंस आने हैं, स्पेशली पराशर में, तो आपका बेस पक्का होना बहुत जरूरी है। अगर हम बेस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमको प्रिडिक्शन नहीं आते हैं। इसीलिए एक प्लैनेट के कम से कम 50-100 जब सिग्निफिकेंट डिफरेंट डिफरेंट हमें पता होते हैं, तब जाके हम एक डिजायर प्रिडिक्शन निकालते हैं। और जब आप प्रिडिक्शन दोगे तो आपने मान लीजिए कि 5 चीजें बोली, तो 5 में से 3 तो क्लाइंट को इमीडिएटली अग्री होनी चाहिए। तब आपका जो प्रिडिक्शन है या क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर जो है वो बढ़ जाता है। अब आप इसको अगर देखेंगे तो हमें भावों के अनुसार से अगर देखना है तो प्रथम भाव को क्या कहा जाता है, ऐसे हम देखेंगे। इसके नोट्स मैंने आपको दिए हैं, मैं अलग से आपको फिर से दूंगी। शुक्र जो है, शुक्र की राशियां कौन सी है? 12 राशियां है, उसके ग्रह है। मैं आपसे बस पूछना चाहूंगी कि राशियां जो है उनके गृह स्वामी कौन है? आई वॉन्ट दिस यू बोथ टू आंसर बिकॉज इट्स नॉट अ बिगिनर कोर्स, यू बोथ नो दैट। तो आप राशि बताइए और राशि का स्वामी। 6 गौतम जी बताएंगे, 6 एकता जी बताएंगी। मेष राशि मंगल, अ, वृषभ शुक्राचार्य, फिर कन्या राशि बुध, कर्क चंद्रमा, सिंह सूर्य, और ओके, सिंह, हाँ, मिथुन उसमें भी बुध। आप सीक्वेंस से अगर बताएंगे, पहली 6 सीक्वेंस से बताइए, क्योंकि राशियों का सीक्वेंस से याद होना भी जरूरी है। प्रिडिक्शंस के लिए राशियां हमें सीक्वेंस से आनी चाहिए। पहले से बताया ना, मेष हाँ। उसमें वृषभ। मंगल, वृषभ उसमें शुक्राचार्य, हम्म। फिर कन्या उसमें बुध, मिथुन मिथुन उसमें बुध, हाँ जी। फिर कर्क उसमें चंद्रमा, सिंह उसमें सूर्य, और और फिर कन्या। कन्या उसमें बुध। कन्या जो है वो 6 नंबर पे आएगी। तो राशियों को हमें नंबर से भी याद रखना आना चाहिए, क्योंकि जब भाव लिखे जाते हैं उसमें जो नंबर है वो भाव का नहीं होता है, राशि का होता है, इसलिए वो नंबर याद रखना जरूरी है। एकता जी आगे की 6 आप बता पाएंगी? जी जी मैम। तुला राशि में शुक्र, वृश्चिक मंगल, धनु जुपिटर, और मकर शनि, और फिर स्पाइसेस जुपिटर। जी। तो अभी आप इसमें देखोगे कि गुरु के अंडर 2 राशियां आती है, मंगल के अंडर 2 राशियां आती है, और जो चंद्रमा है उसके अंदर कौन सी राशि आती है?
मून आती है। तो अच्छा। राशियों के जो स्वामी है, तो राशियां जो है उसमें जब ग्रह आता है तो वो उच्च का है या नीच का है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। तो आप एक बार उसको देख लीजिए। बस मुझे आपसे होमवर्क में क्या चाहिए कि सिग्निफिकेंट्स प्लैनेट्स के और भाव के जितने भी आपको पता है उतने आप लिख के ग्रुप में ही सबमिट कर दीजिए। इस बैच में मैं चेक करूंगी कि आपने कितना लिस्ट किया हुआ है उसका, सबका। दूसरी बात है, आपको एक और बात क्या करनी है कि जो राशियां है उनका अपना कारकत्व क्या है। तो जैसे मेष राशि की जब हम बात करते हैं तो मेष राशि के व्यक्ति के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि मेष राशि के व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स किसी भी चीज के लिए लेते हैं। और जब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं तो कभी कभी बिना सोचे समझे भी एफर्ट्स लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मेंढा, उसका जो सिंबल दिया गया है, हर राशि का जो सिंबल है वो सिंबल आपको आधा कारकत्व समझने में उसकी हेल्प करता है। जैसे मेंढा कहीं पे भी टक्कर मारता रहता है दिन भर, उसी प्रकार से मेष राशि के लोग जो है वो बहुत एफर्ट्स लेते हैं। सक्सेस हो या नहीं हो लेकिन बहुत एफर्ट्स लेते हैं। और वो ज्यादा स्वाभिमानी भी होते हैं, फायरी तत्व ज्यादा होता है और स्टबन भी होते हैं, जल्दी किसी की सुनते नहीं है। अपने आप को प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स, अगर फेलियर भी आ जाए तो बार बार लेते हैं। जब हम राशियों की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी राशि बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं है। हर राशि के दोनों गुण है। हर भाव का भी वैसा है, कोई भी भाव जो है वो पूर्णतः शुभ या अशुभ नहीं है। बस उसके कारकत्व जो है उसका कॉम्बिनेशन हमें करने आना चाहिए कि मेष राशि के जो शुभ गुण है उसको कैसे यूज करें, जो अशुभ है उसको कंट्रोल कैसे करें। ये जब हम समझेंगे तो लाइफ है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष हमें क्या सिखाता है, ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि जीवन में कुछ घटनाएं जो है वो हम बदल नहीं सकते हैं, कुछ हम बदल सकते हैं। जो हम बदल सकते हैं उस पे हम एफर्ट्स डालें। लेकिन जो चीजें हम बदल नहीं सकते हैं उसको एक्सेप्ट करना जो है उसके दर्द को कम कर देता है। किसी भी चीज का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है ना तो उससे होने वाला पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और जब एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो हम उस दुख से, उस अटैचमेंट से काफी समय तक जूझते रहते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का पहला रूल है कि अगर आप चीजें बदल नहीं सकते हैं तो उसे वो जैसी है वैसी एक्सेप्ट कीजिए। अब ये अगर हम बोल रहे हैं तो फिर रेमेडीज का क्या काम है, तो रेमेडीज कैसे की जाती है। तो रेमेडीज भी इसीलिए की जाती है कि जो भी फल वो ग्रह हमें देगा वो जरूर देगा, बट उसका जो रिजल्ट है वो हम कुछ रेमेडीज से जो है वो सौम्य यानी कम कर सकते हैं। मतलब क्या है कि बिना यूनिवर्स की डेस्टिनी चार्ट की घटनाओं में बदलाव किए हुए भी हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। और वो घटना हो भी जाएगी और हमें उससे होने वाला पेन उतना नहीं होगा। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हर प्लैनेट का एक एक कारकत्व मैं आपको बताऊंगी सिद्धांतों के अनुसार से। जैसे आज हम अगर शुरुआत करें केतु से। केतु मैंने इसलिए लिया क्योंकि केतु जो है उससे शुरुआत करने का कारण है कि केतु को जो है मोक्ष का कारक माना जाता है। आप दोनों इस बात से सहमत हो कि केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। यस मैम। यस। तो हमें यही सिखाया जाता है कि केतु मोक्ष का कारण है। लेकिन क्या मोक्ष मिलना इतना आसान है? नहीं है। क्योंकि केतु हमें डिटैचमेंट सिखाता है। मोक्ष मिलने के लिए वो हमें एक ऐसे जीवन प्रवाह से लेके जाता है जहां पे हमें हर चीज पे वो बताता है कि हर चीज के ना होने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा दुख तो हमें तभी होता है। आप केतु को अगर देखोगे तो उसको स्नेक की बॉडी की तरह दिखाया गया है। राहु जो है वो धड़ है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला आज भी खराब है। और केतु जो है वो बॉडी है। अगर आप सांप को इमेजिन करेंगे और उसका सर उसके शरीर से अलग करेंगे तो आप क्या देखोगे कि उसका शरीर जो है वो छटपटाता है। प्राण जाने के बाद उसका शरीर जो है वो अतृप्त है या तड़पता है। उस प्रकार की तड़प केतु हमें देता है। मतलब केतु जिस भी भाव में बैठा हुआ है उस भाव से रिलेटेड मुश्किलें वो हमें पैदा करता है। जिस भी भाव में वो है उससे रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। अब एक सबसे बड़ी मिथ है कि केतु अगर 12वें घर में है तो वो आपको मोक्ष देगा। बहुत सारे लोग
एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी का केतु 12वें घर में है तो ये उनका आखिरी जन्म है। तो ऐसा नहीं है। पराशरी के अनुसार केतु जो है अगर आपके 12वें घर में है, मतलब पास्ट लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल साधना कहीं आके छूट गई थी, मोक्ष की तरफ आपकी जर्नी हो रही थी, लेकिन आपने उसको अधूरा छोड़ा था। उसे पूरा करने का दूसरा मौका आपको दिया गया है। जब हम भावों को देखते हैं तो हम हमेशा जो फर्स्ट हाउस है उसे हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट लाइफ देखते हैं, और जो लास्ट मतलब 12th हाउस है उससे हम पास्ट लाइफ देखते हैं। तो पास्ट लाइफ यानी 12वें घर में जो भी प्लेनेट है वो हमारे पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर वहां पे केतु आता है तो क्या बताता है कि स्पिरिचुअल जर्नी हमारी जो थी वो हमने कहीं पे आधी अधूरी छोड़ दी थी, उसे पूरा करने का मौका हमें मिला है। लेकिन अगर आप देखो कि किसी का भी केतु अगर 12वें घर में है, उन्हीं लोगों को अपनी स्पिरिचुअल साधना कंप्लीट करने में या डिसिप्लिन से कोई भी साधना करने में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती है, या वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि हम मोक्ष पाए। मोक्ष पाने के लिए हमें पूर्ण तरह निर्विकार और सारी इच्छाओं का त्याग करना जो है वो जरूरी है। अब हम पूरी लाइफ हमारी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने के लिए जीते हैं, तो क्या 12वें घर में केतु होने से हमें मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी कुछ भी जितनी अधूरी इच्छाएं है वो फिर से हमारे इस पुनर्जन्म के चक्र में डालेगी। नाउ हम केतु को देखते हैं। केतु अगर फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस से हम उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट हाउस में केतु होने के कारण क्या होगा, व्यक्ति जो है वो लो कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप पे उसको ज्यादा डाउट्स होंगे, कोई भी डिसीजन वो जल्दी से नहीं ले पाएगा। सेकंड हाउस में केतु है तो सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, लिक्विड कैश, मतलब आपका जब भी पैसा आने वाला है काम का, उसी समय आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, रुकावट आएगी, वो पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस में केतु आएगा तो वो क्या करेगा, वहां से हम क्या देखते हैं, पराक्रम का भाव देखते हैं। मतलब आपको वर्क प्लेस में आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है या काम है उसमें या उससे मिलने वाले बेनिफिट में ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, को वर्कर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। हम जब भावत भावम सिस्टम आगे सीखेंगे तो उसमें मैं आपको ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि कैसे 10th हाउस से थर्ड हाउस का या सेकंड हाउस का कनेक्शन होके हम अपने प्रोफेशन के चैलेंजेस है उनको ठीक कर सकते हैं। अब जब केतु फोर्थ हाउस में आएगा तो क्या करेगा, फैमिली से डिटैचमेंट देगा, घर से डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब क्या है, हमें ओवरनाइट डिटैचमेंट तो नहीं आता, हम ऐसे उठ के नहीं सोचते ना कि चलो आज से मैं घर में अटैचमेंट नहीं रखूंगी प्यार। हमें इतनी बार वहां मानहानि मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है कि हम वो चीज से परेशान होके फिर उसको छोड़ते हैं, कि घर वालों के लिए कुछ भी करो वो खुशी नहीं होते हैं। ऐसा केतु फोर्थ हाउस में होने वाले लोगों को अनुभव आता है कि वो अपना इतना एफर्ट दिखाते हैं लेकिन उनका वहां पे जो है वो कोई सम्मान नहीं होता है। ऐसा हर हाउस का जो कारकत्व उसमें होता है। इसको ठीक करने का एक सिंपल सूत्र है, जिस भी भाव में आपका केतु है वहां पे आपको झुकना है। मतलब आपको स्वयं होके कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको स्वयं होके डिसाइड करना है कि यहाँ पे मैं सही हूं ये साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मैं सही हूं, लेकिन वो प्रूफ करने के चक्कर में मेरे चार प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल केतु अगर 7th हाउस में है तो अपने स्पाउस के साथ ज्यादा झगड़ा नहीं करना है, चाहे वो सही है या गलत है, उसको प्रूव करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, चीजों को इग्नोर करना सीखना है। अगर केतु 10th हाउस में किसी के है, ऐसे व्यक्ति को देखिए उनको ऑफिस जाने में प्रॉब्लम आती है। उनको जब बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट काम होता है उसी समय उनको दूसरी ऐसी समस्या आती है कि उनको अपना काम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो हमारा कर्मस्थान है। तो कर्मस्थान से जुड़ी जितनी जितनी मेरे एक क्लाइंट है जिनका 10th हाउस में केतु था और उनका शनि अष्टम में था, उनका जिस भी दिन मीटिंग होगा उसी दिन उनके पैर सूज जाते थे और वो मीटिंग जा नहीं पाते थे। मतलब वो केतु आपको क्या करता है कि आपकी कितनी भी इच्छा हो वो आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा और आपको फेडअप करेगा कि इस काम को छोड़ ही दो। जिनका बिजनेस है, ऐसे व्यक्ति अपने ऑफिस में केतु अगर 10th में है तो नहीं जा पाते हैं, किसी ना किसी कारण
उनका चीजें, उन्हें बाहर के काम ज्यादा आते हैं या उनका ट्रैवलिंग का जॉब ज्यादा होता है कि वो अपने ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या है कि खुद का सेटअप करने का बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना है, क्योंकि आप वहां नहीं जा पाओगे। जितना हो सके ट्रैवलिंग का जॉब लेना है, केतु जिनका 10th में है उनका। क्योंकि आप देखोगे जब केतु 10th में आता है तो राहु भी तो 4th में आता है ना, जो घर से दूर लेके जाता है। मतलब ये दोनों घर एक्टिवेट हो गए, एक घर से दूर लेके जा रहा है, दूसरा वर्क प्लेस में टिकने नहीं दे रहा है। सो ऐसे व्यक्ति को घर से दूर और सेल्समैनशिप या किसी भी प्रकार का जो प्रवास का कार्य है वो करना ज्यादा लाभदायक होता है। इस प्रकार से केतु को, जब जैसे केतु 11th में आएगा तो वो लाभ स्थान है, तो आपको सडनली कोई चीज मिलने वाली है और वो मिलते मिलते रह जाएगी, ऐसा आपका अनुभव रहेगा। अब हम देखते हैं, चलिए आप दोनों का फेवरेट प्लैनेट कौन सा है, हम उसके बारे में जानते हैं आज। एकता जी आप बोलिए, आपको कौन से प्लैनेट के बारे में हर घर में जानना है। जुपिटर। जुपिटर। अब जुपिटर आप पहले जितना भी आपको जुपिटर के बारे में पता है उतना बताइए, देन आई विल एड ऑन इन दैट। जुपिटर फर्स्ट हाउस मीन्स थोड़ा ज्यादा जैसे भक्ति करना और ये सब स्पिरिचुअल सब। और सेकंड हाउस फैमिली ओरिएंटेड। थर्ड हाउस नहीं, आप जुपिटर के बारे में बताइए, जुपिटर का कारकत्व बताइए। जुपिटर एक्सपैंड नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। तो जुपिटर को अगर हमें समझना है तो जुपिटर क्या है, गुरु है, देवताओं का गुरु है। जैसे शुक्राचार्य जो है दानवों के गुरु है, जुपिटर जो है यानी गुरु जो है देवताओं के गुरु है। तो बृहस्पति जब देवताओं के गुरु बन के हमारे जीवन में आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जीव कारक कहा जाता है, कि वो हमें हमारी हर चीज से जीवदान देते हैं। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में, चाहे वो हमारे कर्म स्थान में है या विवाह में है या संतान सुख में है, हर जगह गुरु का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड जुपिटर एक्सपांड्स, मतलब जहां जहां आपको जहां जहां जिस भाव में जुपिटर बैठा है वहां एक्सपांशन करेगा। लेकिन जुपिटर स्थान हानि भी करता है। तो जिस घर में जुपिटर बैठा है, मतलब यू कैन इमेजिन कि दिया जब हम लगाते हैं तो वो चारों ओर प्रकाश देगा, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहेगा। इसी प्रकार जुपिटर जिस भाव में बैठा है उसमें प्रोग्रेस नहीं देगा, उसमें वेट गेन देगा। लेकिन जहां जहां उसकी दृष्टि है वहां वहां, पंचम में सप्तम में, वहां वहां वो क्या देगा, प्रोग्रेस देगा। तो जुपिटर के एस्पेक्ट कौन से घर पे है या कौन से प्लैनेट पे है, वहां वहां उस व्यक्ति की प्रोग्रेस होगी। मतलब जुपिटर लाभ कारक है। अब मेरे पास ऐसा एक चार्ट आया था जिसमें जुपिटर 11th हाउस में था। तो उन व्यक्ति को किसी ने बताया था कि लाभ स्थान का जो घर है वो जो है 11th हाउस है, उसमें जुपिटर आया है। तो जब भी उनकी जुपिटर की दशा चलेगी उनका करियर जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे या बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब उनकी कुंडली को जब ध्यान से देखा जाए तो उनका सूर्य जो था वो मेष राशि का है। मेष राशि का जब भी सूर्य आता है तो हमेशा ये जानिए कि व्यक्ति किसी ना किसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड है या पास्ट लाइफ में किसी रॉयल फैमिली से उनके जन्म का जो था वो संबंध था। तो ऐसे व्यक्ति में ईगो बहुत ज्यादा हाई होता है, वो किसी की मानते नहीं है। और इन व्यक्ति का 9th हाउस में सूर्य जो था वो मेष राशि का था और 11th में जुपिटर था। तो इनको मैंने बताया था 2019 में कि आपकी जुपिटर की दशा जो है वो उतनी प्रोग्रेसिव नहीं जाएगी, क्योंकि उनका जो फील्ड था वो फिल्म प्रोडक्शन का था। तो वो तो वीनस के अंडर आता है ना, तो वो उनको उतना लाभदायक नहीं होगा। तब उन्होंने मुझे कहा था कि उनको किसी ने बताया है, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर ने, कि जैसे ही जुपिटर की दशा शुरू होगी वैसे ही उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा और उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब इस प्रिडिक्शन को 5 साल हो गए हैं। उन व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे उसका स्तर जो है नीचे नीचे जा रहा है और कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन उनको जो भी चीज चाहिए
वो एज अ गिफ्ट मिलती है। उनको कार भी चाहिए तो वो भी गिफ्ट में मिल जाती है। उनको हर चीज गिफ्ट में मिलती है। तो जुपिटर जो है 11th में हर प्रकार के गिफ्ट उनको लाके दे रहा है, लेकिन अपने करियर में प्रोग्रेस नहीं दे रहा है। और सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको बहुत महंगे बड़े गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि आपको गिफ्ट मिल रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट आप रिटर्न में कुछ दे नहीं पा रहे हो या आपका करियर डाउन हो रहा है, देन वी डू नॉट फील वेरी गुड, क्योंकि हमारा रेपुटेशन, नाम खराब हो रहा है, मान हानि हो रही है, और फिर वो चीजें आ रही है, हम कमा नहीं पा रहे हैं धन। तो ये चीजें जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। अब जब जुपिटर 11th में आएगा तो उसकी पंचम दृष्टि कौन से घर पे जाएगी? जुपिटर 11th में है तो पंचम दृष्टि, फोर्थ फिफ्थ एस्पेक्ट कौन से घर फोर्थ जाएगी? फोर्थ में। कैसे जाएगी आप मुझे काउंट करके बताइए। हम थर्ड। थर्ड हाउस में जाएगी, क्योंकि जिस घर में प्लैनेट है हम उस घर को भी काउंट हाँ, करते हैं। 11, 12, फर्स्ट, सेकंड और हाँ, थर्ड। हाँ, थर्ड में जाएगी मैम, सॉरी। थर्ड में जाएगी। थर्ड में थर्ड जाएगी। किस चीज का है? पराक्रम का है पराक्रम का। और सिबलिंग्स का है। हम्म, सिबलिंग्स का भी है ना थर्ड हाउस, हमारे भाई बहन को भी हम वहां से देखते हैं। तो ये जिस भी कुंडली में आप 11th में जुपिटर देखोगे, बहुत बार चांसेस होता है कि सिबलिंग्स अपने आप से पूरा प्रॉपर्टी इनको दे देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पंचम एस्पेक्ट जो है वो गुरु की शुभ मानी गई है। तो उनको अपने सिस्टर से पूरी प्रॉपर्टी भी मिली कि जो भी मिलने वाला है पेरेंट्स से मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ कि वो अपना करियर नहीं सुधार पाए, मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन उनको पैसा भी कभी कम नहीं पड़ा, जो चीज चाहिए किसी ना किसी स्वरूप से प्राप्त हो गई। तो ये एक गुरु 11th में कारकत्व है। जुपिटर जब 7th में आएगा तो जब भी उस व्यक्ति की शादी होने वाली है उस समय उनके अपोजिट जो भी उनके समधी है, उनके स्पाउस के पेरेंट्स, या शादी में कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आएगी, या शादी होने से या बाद में से पहले कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, कोई मर जाएगा, कुछ ना कुछ एक ड्रास्टिक इवेंट उस समय जरूर होगा आसपास, और उनको स्पाउस के सामने थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा। जुपिटर 4th में आएगा तो क्या होगा? हम मदर को कोई प्रॉब्लम। जी, मदर को प्रॉब्लम होगी और फैमिली से उनका कनेक्ट अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, मतलब लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस पे आएगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी। और जुपिटर जब अष्टम में आएगा तो क्या होगा? नाउ आई वांट समवन टू टॉक अबाउट इज जुपिटर इन 8, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन माना जाता है गुरु के लिए। एनीवन, आप सब लोग, आपको जो जो पता है जुपिटर 11th, सॉरी जुपिटर 8, वो बता दीजिए। एट्थ हाउस रिसर्च का है, तो जुपिटर वो एस्ट्रोलॉजी में आप रिसर्च कर सकते हैं। हम्म। जी, जुपिटर क्या है? स्पिरिचुअलिटी है। एंड अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का है, मतलब जो भी गूढ़ विद्या है उसमें वो व्यक्ति रिसर्च कर सकता है। वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, जो भी नॉलेज शेयरिंग चीजें है, जो एंशियंट चीजें है, जो गुप्त है, वो सारी जो चीजें हैं, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं तो उसमें प्रोग्रेस होगा। जिनका भी जुपिटर अष्टम में होता है, हमेशा याद रखिए उनका जो जुपिटर का फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, उसके नीचे पाम रीडिंग के अनुसार वहां पे स्क्वायर का एक या ऐसा क्रॉस का लाइन हमेशा होता है। और जुपिटर उनका जो उसका माउंट है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है अष्टम जुपिटर वालों का। क्यों होता है? क्योंकि उनमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल बनने की क्वालिटी होती है। अब जुपिटर अष्टम में है, अष्टम भाव में तो उसने अच्छे फल नहीं देने चाहिए ना। तो वो क्या करता है कि इस व्यक्ति को जीवन में एक बार ही सही लेकिन पूरा रीसेट देता है, मतलब पूरी जितनी भी उनकी वेल्थ है सब जीरो करके पूरा लाइफ फिर से रीस्टार्ट करने की उनकी जो है वो स्थिति आ जाती है। मैंने ऐसे 8 से 10 केसेस देखे हैं जहाँ पे कुछ लोग तो, मतलब एक मेरे क्लाइंट है उनका 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी था, वहां से उनको पूरा
जीरो में आके, मतलब उनका सारा प्रॉपर्टी सील होके रोड पे आके फिर उनका लाइफ शुरू हो गया था। तो दूसरे एक थे, उनका सिमिलर था कि पूरा उन्होंने अपना सब प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके, और एक की डेथ हो गई। तो जुपिटर अष्टम में है, वो आपसे लाइफ में एक बार ही सही सब कुछ छीन लेता है और आपको फिर से जीवन देता है। लेकिन जुपिटर जो है वो जीव कारक भी है। तो जब अष्टम में जुपिटर आता है तब ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को कितना भी प्रॉब्लम आए, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, सडनली कहीं ना कहीं से उनको हेल्प आ जाती है। अननोइंगली किसी ना किसी अननोन पर्सन से भी उनको हेल्प हो जाती है, क्योंकि अष्टम का जुपिटर अगर सिंपल भाषा में बोले तो ना मरने देता है ना जीने देता है। वो आपको इतने प्रॉब्लम देगा कि आप थक जाओ, और जैसे आप थक जाओ तो वो सोल्यूशन देगा। ये साइकिल चलता रहता है। तो बहुत वेल्दी और बहुत फेमस लोग भी बन सकते हैं, लेकिन उनका जीवन कितना कष्टप्रय है ये उनको ही पता होता है। अष्टम का जुपिटर साधारण जीवन नहीं देता है। इसका कारण है कि पास्ट लाइफ में उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में या किसी को एज अ एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस देने में कुछ ना कुछ गलती हुई है, या किसी चीज का मिसयूज हुआ है, या अपने गुरु का अपमान हुआ है। तब जाके उनका जो जुपिटर है वो अष्टम में आता है, और उनको इस लाइफ में एक मौका दिया जाता है कि आपने जो पिछले लाइफ में अधूरा छोड़ा था, या जो पाप किया था अपने प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी के, या अपने गुरु का अपमान किया था, उसको सुधारने का एक और मौका है। तो इट इज लाइक अ टेस्टिंग टाइम, कि आपको इतने प्रॉब्लम देख के देखा जाता है कि ये व्यक्ति सरेंडर करता है या अपने एथिक्स के लिए जीता है, एंड दैट डिपेंड्स कि वो कैसे जीता है। तो जुपिटर जब अष्टम में है तब कहा जाता है कि कितने भी अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन जो अनएथिकल है या ब्लैक है उन चीजों को नहीं लेना चाहिए। जब राहु सेकंड में आएगा या शनि फर्स्ट में, तभी अपॉर्चुनिटी लेने चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जीवन ही वैसे बना है कि उनको इसी मार्ग से पैसे मिलेंगे। लेकिन जुपिटर अष्टम में होता है, वो आपको ऐसी चीजें करने से रोकता है कि आपका प्रोग्रेस भी है, लेकिन आप प्रॉब्लम को चुनोगे क्योंकि आपके एथिक्स में वो नहीं बैठ रहा है। बिकॉज यू आर हियर टू क्लियर दैट कर्मा फ्रॉम द पास्ट लाइफ जहां पे आपने पैसे के लिए या तो क्लाइंट से कुछ गलती की थी, या अपने गुरु का अपमान किया था। तो ये जो प्लैनेट है, जिस घर में है, हर प्लैनेट का वो जिस भाव में है वहां से कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर होता है। चंद्रमा जो है वो अगर 12th में आएगा या अष्टम में आएगा, तो उस व्यक्ति का भी पास्ट लाइफ से कुछ एक अलग कनेक्शन होता है। जैसे 12th में आएगा तो उनको बहुत डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होते हैं, या बहुत सपने आते हैं। जिनका भी चंद्रमा 12th हाउस में है, उनको जब सपने आते हैं ना, इट इज अ विजन ऑफ देयर पास्ट लाइफ। इट इज नॉट अ रैंडम ड्रीम्स। हम जब ड्रीम्स को देखते हैं साइंटिफिक वे में, तो हम क्या देखते हैं कि हम दिन भर जो जो सोच रहे हैं, या जो घटना घटी है, या फिर हमने जो टीवी पे देखा या पढ़ा, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब हम सो जाते हैं तो प्रोमिनेंटली वो बाहर आती है। तो जब चंद्रमा अष्टम में या 12th में होता है, ऐसे व्यक्ति को मैक्सिमम करके मृत व्यक्ति के जो है वो सपने आते हैं, या उनके एंसेस्टर्स के सपने आते हैं, या कोई उनको कुछ बताना चाहता है, और जो भी इवेंट्स आते हैं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जिनका 12th में चंद्रमा है, तो आप देखिए वो बहुत बार बोलेंगे कि वो कहीं गए थे तो उनको लगता है मैं यहाँ पहले भी आके गई थी। किसी नई जगह गए तो भी उनको वो कनेक्शन फील होता है, क्योंकि उनको वो चीजें सब कॉन्शियसली अभी भी उनके दिमाग में जो है वो स्टोर है। और दूसरी एक बात होती है कि ये लोग बहुत डरते हैं नींद में, अकेले सो नहीं पाते हैं, या उनका दम घुटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसे चांसेस होते हैं कि जब 12th हाउस में चंद्रमा था तो उनका दम घुट के जो है वो मृत्यु हुई थी किसी भी प्रकार से, और अगर अष्टम में आता है तो पानी के कारण मृत्यु हुई थी। इसलिए ये दोनों भी पोजीशन वाले जो लोग हैं ना, वो कितने भी स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, वो रात में अकेले सोना पसंद नहीं करते, या अगर वो सोते भी है तो उनको बहुत ज्यादा ड्रीम्स आने लगते हैं, एंड नॉट इन अ गुड वे, थोड़े से डरावने डिस्टर्ब ड्रीम्स आने लगते हैं। कुछ ऐसे, मेरी एक क्लाइंट है, उनको रात में ऐसे लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है। तो जो भी उनके ब्रीदिंग से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम्स जो है वो उनको आती है। आपने अपने आसपास ऐसे कोई व्यक्ति देखे हैं
कैसा कभी बोलते हैं? यस। मैं मेरा 12th में ही है चंद्रमा, अच्छा, ओके लेकिन मेरे को अभी अभी तक ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। ओके। अभी तक तो नहीं हुआ मैम। तो आप कहीं जाते हो किसी अननोन प्लेस पे, तो आपको शांति से नींद नहीं आती, ऐसे होता है? हाँ, ये होता है। डिस्टर्ब दूसरी स्लीप जगह आती पे है, मैं सोता वहां नहीं सो पाता हूँ। सो नहीं पाते हैं आप वहां पे? हम्म, को चैन की नींद नहीं आएगी, सिर्फ अपने घर में आएगी, क्योंकि बिल्कुल वो बस। सबकॉन्शियसली रहता है कि आप सेफ नहीं है। सेफ नहीं है, बरोबर। ये ये फील आता बरोबर, ये है। फील था। और आपको एंसेस्टर्स के ड्रीम या कुछ वो आता है ऐसा कि कोई मृत व्यक्ति आपके ही परिवार की है जो आके कुछ बताना चाहती है, या सपने में आती है? ना, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ मैम। ऐसा नहीं हुआ है, ओके। बट स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब जरूर होता रहता है, है। हाँ आउट ऑफ जाएंगे तो होता है, बरोबर। हाँ। इनफैक्ट आप पानी के पास भी जाओगे ना, जहाँ रिवर है या कुछ है, वहां पे भी आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, जल तत्व जब बरोबर। आस रहेगा। और अपने घर में ही आप चैन की नींद सो पाते हैं, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो हमने प्रोमिनेंट प्लैनेट देखे। अब जब हम ज्योतिष सीख रहे हैं और वास्तु के लिए सीख रहे हैं, अब वास्तु ठीक है, इसका एक पार्ट है, बट उसके अलावा भी आपको एक एस्ट्रोलॉजर भी तो बनना है। तो कलयुग में, इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम में, मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस देती हूँ पराशरी के बेस पे, कि आपको 12 के 12 जितने भी प्लैनेट्स है, नेपच्यून वगैरह सब लेके, इन सब पे फोकस करने के अलावा अगर आप सिर्फ 2 या 3 प्रोमिनेंट प्लैनेट पकड़ोगे, जो है शनि, गुरु और राहु, ये 3 ही प्लैनेट पे आप डीप स्टडी कीजिए, आपसे बेहतर कोई एस्ट्रोलॉजर हो नहीं सकता। क्यों ये 3 प्लैनेट? क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, शनि कर्म का फल देने आया है, और राहु जो है उसे कलयुग का स्वामी माना जाता है। तो ये 3 प्लैनेट है, इनका भ्रमण आप देखोगे तो सबसे लंबे समय तक एक राशि में रहने वाले ये 3 ही प्लैनेट है। जुपिटर 12 महीने रहता है, राहु 18 मंथ्स, और शनि तो 2.5 साल लगा देता है। तो लंबे समय तक जब वो एक राशि में रहते हैं, तो उसके अंडर आने वाली अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कौन से भी प्लेनेट की हो, जो मेन कंट्रोल उस कुंडली पे या उस काल पे जो है, वो इन तीनों में से एक का होता है। इसीलिए जब आप एस्ट्रोलॉजी स्टडी करोगे, आई विल से 80% फोकस ये 3 प्लैनेट्स पे दीजिए, और फिर बाकी प्लैनेट्स को देखिए, आप बहुत बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनोगे। और एक लेवल पे अभी आप कहाँ पे हो मुझे पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी में कौन से, बट एक लेवल पे आपका ना कनेक्टिविटी सिर्फ एक ही प्लैनेट से हो जाएगा। वो एक ही प्लैनेट को स्टडी करके आप पूरे 12 भावों के प्रेडिक्शन दे सकते हैं, और हर घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ एक प्लैनेट में मास्टरी करके। जैसे हम बोलते हैं कि शुक्र यानी वीनस, उसे लग्जरी का कारक माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको जो भी मॉनेटरी गेन्स इस लाइफ में मिलने वाले हैं, वो शुक्र से मिलेंगे, और शुक्र का पोजीशन आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ये सूत्र हमें हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज, चाहे वो आपको शुक्र देगा या बुध देगा या सूर्य देगा, उसका उपभोग आप किस प्रकार से लोगे, ये आपका शनि डिसाइड करेगा। मतलब जो पैसा शुक्र लेके आया है, वो पैसा तो शुक्र लेके आया, लेकिन वो जाएगा कहाँ, ये शनि डिसाइड करेगा। इसलिए आपको सैटर्न, जुपिटर, राहु पे मैक्सिमम फोकस करना है। राहु किस लिए? क्योंकि कलयुग में राहु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। हमारे पुरातन शास्त्र में राहु केतु के इंपॉर्टेंस नहीं थे, लेकिन पिछले 200 सालों में उनके सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे देखे गए हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और अब जब राहु की हम बात करते हैं, तो राहु को टेक्नोलॉजी का कारक माना जाता है। मतलब जो भी मॉडर्न चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन सब से राहु का एक अलग कनेक्शन होता है। अगर किसी का राहु चतुर्थ में है, तो आप उस व्यक्ति को देखेंगे कि उनके पास हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डिवाइस होगा। उनको वो यूज करने आए या नहीं आए, वो खरीदने का मोह उनको होता है, और वो हर टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट चीज लेते ही है। उनका मोबाइल, घर में हर प्रकार का डिवाइस होगा। उनको इलेक्ट्रॉनिक से एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है। किसी का राहु है चतुर्थ में, आप में से या आपके आसपास किसी में, और अगर ऐसी व्यक्ति खरीदती नहीं है, तो उनको गिफ्ट्स इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आ जाते हैं। कोई मोबाइल देगा, कोई लैपटॉप देगा, ऐसे। मेरी वाइफ का है। अच्छा, तो उनको है टेक्नोलॉजी से अटैचमेंट।
कि अच्छा मोबाइल ही चाहिए, ब्रांडेड कंपनी का ही चाहिए? उतना ज्यादा नहीं है कुछ खास। अच्छा, कि और वो घर में बहुत बार चेंजेस करती है, मतलब उनका मन शांत नहीं रहता है, बार बार फर्नीचर या क्लीनिंग पे ज्यादा ध्यान रहेगा, या बेचैन रहेगी कि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए? तो जब राहु चतुर्थ में आता है, उन व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी रेमेडी कि वो अपने घर में ना रहे इफ दे आर वर्किंग, क्योंकि वो जब घर में होते हैं ना, वो घर से ही ज्यादा सोचते रहते हैं कि अननोइंगली वो चीजें यहाँ से वहां घुमाएंगे, फर्नीचर घुमाएंगे, कुछ ना कुछ जो क्लीन है उसको वापस क्लीन करेंगे। उनका ज्यादा से ज्यादा एनर्जी घर में जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक से भी उनका एक अलग सा कनेक्शन होता है, गैजेट्स के साथ। तो ये व्यक्ति जो है, उनको बहुत ज्यादा घर में रहेंगे ना, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका 90% एनर्जी घर के लिए जाता है। और घर के लिए मतलब घर के व्यक्ति के लिए नहीं, घर के सामान के लिए, कि सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, घर अच्छा ही दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो उनका कंट्रोल उस चीज पे ज्यादा बढ़ता है जब हाँ, राहु फर्स्ट हाउस ऐसा में है। आता है। ऐसे होता है हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। जी। राहु फर्स्ट हाउस में आता है, तो राहु को वैसे भी क्या माना जाता है, ब्रेन। फर्स्ट हाउस को ब्रेन माना जाता है, और राहु को भी। तो वहां पे जो लोग आते हैं जिनका राहु फर्स्ट में है, वो बहुत चतुर होते हैं। अपनी बात कैसे मनवानी है उनको आसानी से आता है। और वो हर सिचुएशन को अपने माइंड में एक बार प्ले करेंगे कि ऐसे बोलूंगी तो कैसे होगा। उसके बाद वो कोई भी चीज प्री प्लान करके फिर बोलते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट मैनिपुलेटिव वे से अपने तरीके के ही चाहिए होते हैं, और कुछ फाइट भी नहीं चाहिए होता है। राहु फर्स्ट में है तो व्यक्ति झूठ बोलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चीजें उस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं जैसे वो चाहे। और केतु सेवेंथ में आता है राहु फर्स्ट में है तो वहां पे विवाह में सेपरेशन या प्रॉब्लम आने के योग बढ़ जाते हैं, झूठ बोलने के कारण या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो फर्स्ट में राहु जो होता है, अगर ऐसा व्यक्ति आप जानते हैं, तो उनपे ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। मेरे पास एक चार्ट आया था एक लड़के का, ही इज इन 11th ग्रेड नाउ। पिछले साल ये कुंडली आई थी। तो उस कुंडली के अनुसार उस लड़के का जो है वो राहु फर्स्ट हाउस में है। एंड उसके पेरेंट्स का वो छोटा था तभी डिवोर्स हुआ था। तो उसको बहुत अच्छे से उसके पापा के पास उसकी कस्टडी आई थी, एंड ही इज इन बिटवीन मदर एंड फादर बोथ, एक एक वीक ऐसा वो रहता है। तो उसको जीवन में हर चीज मिली आउट ऑफ सिंपथी, कि इसको माँ का सुख नहीं मिला तो पिता ने सारे के सारे उसके जो भी जिद है हर पूरी की। अब उस मदर के पास जाता तो वहां पे भी वैसे ही था कि कंप्लीट फैमिली नहीं दे पाई। आउट ऑफ गिल्ट पेरेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा कुछ देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से उसको हर चीज मिलने लगी। अब जब मैंने उनको बताया कि इसका जो कुंडली है, अभी तो वो बहुत छोटा है लेकिन वो कुछ चीजें झूठ बोलेगा, तब उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलता है। तो मैंने उनको समझाया कि उसे अगर कुछ चाहिए तो वो आपको मैनिपुलेटिव वे में ब्लैकमेल करेगा और वो चीजें लेगा। एंड देन दे अंडरस्टूड कि उसको अगर कोई भी चीज चाहिए तो वो कभी सीधे आके नहीं बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। वो सिचुएशन क्रिएट करेगा कि मेरे ही साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे पेरेंट्स साथ में क्यों नहीं है, सबके है, मैंने कितनी चीजें खोई। सो दैट पर्सन गिव्स गिल्ट टू द नेक्स्ट पर्सन कि आपकी वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ। एंड देन आउट ऑफ दैट गिल्ट नेक्स्ट पर्सन ऑटोमेटिकली डज कि तुझे क्या चाहिए। तो इसीलिए ये व्यक्ति जो होते हैं ना, ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उनको ब्लेम भी ना आए और उनको जो चाहिए वैसा रिजल्ट भी आ जाए। राहु जो है टेक्नोलॉजी का कारक माना जाता है। इसलिए ये व्यक्ति अगर राहु अष्टम में आता है तो इनका माइंड भी बहुत ज्यादा रिसर्चिव होता है, और ये लोग भी एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। लेकिन ये राहु जो है वो उसका जो है पाप ग्रह है, तो उसका कारकत्व बहुत शुभ नहीं माना जाता है। राहु इज लाइक बाय हुक या बाय क्रुक, मुझे वो चीज चाहिए किसी भी हाल में। तो चांसेस होते हैं कि ये लोग तंत्र विद्या में या तो जो भी तामसिक विद्याएं हैं उसमें ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तांत्रिक साधनाओं में उनका प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है।
और ऐसी चीजें ऑटोमेटिकली उनको वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और उनका अट्रैक्शन उस तरफ बढ़ जाता है। और शुक्र के साथ अगर राहु अष्टम में आ जाए तो शुक्र क्या है, दानवों के गुरु है, और राहु अपने गुरु के साथ है, मतलब राहु ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ऐसे व्यक्ति जो है शुक्र लग्जरियस है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल चांसेस 100% होते हैं कि ऐसे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो है वो तंत्र विद्या में किसी भी लेवल तक ज्यादा रिस्क ले सकते हैं सक्सेस के लिए। जितने भी मांत्रिक या तांत्रिक है, आप अगर कभी मौका मिले, किसी का चार्ट आपको कहीं मिले, तो हमेशा नोटिस कीजिए कि उनका राहु शुक्र साथ में होने के जो है वो योग बहुत प्रबल होते हैं अष्टम भाव में। अब राहु के और कारकत्व हमें अगर समझने हैं, तो राहु को हम देखते कैसे हैं कि अमृत प्राशन किया था, तो अमृत उसने कैसे लिया था, चुरा के लिया था, क्योंकि उसका पर्पस क्या था कि मुझे चाहिए, कैसे भी चाहिए लेकिन मुझे पीना है। तो ये जो डिजायर है ना कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, ये डिजायर राहु जिनका प्रोमिनेंट है या राहु जिस घर में है उस घर से रिलेटेड उन लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे हम फोर्थ हाउस की देखें, तो फोर्थ हाउस में जिनका राहु है, दिस पीपल आर सो मच ऑब्सेस्ड कि मुझे और बड़ा घर चाहिए या ज्यादा प्रॉपर्टी चाहिए, तो घर के लिए उनका ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता है। और अगर जेमिनाई में राहु फोर्थ में आता है, तो जेमिनाई इज ड्यूअल साइन, तो ऐसे व्यक्ति के दो घर एक साथ बनने के योग बहुत स्ट्रांग होते हैं कि उनके दो प्रॉपर्टी एक साथ बनेंगे। तो जिस भाव में है उससे उनका स्ट्रांग डिजायर रहता है। इसीलिए जब राहु 10th में आता है तो उसको शुभ माना जाता है, क्योंकि 10th जो है वो कर्म स्थान है और वो लोग काम के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। तो काम का उनका जो एडिक्शन है या डिजायर है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनका करियर जो है उसका प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होता है। उनका मटेरियलिस्टिक गेन इसीलिए होता है बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इन देयर ओन प्रोफेशन। जब 10th में राहु आता है उसको प्रोफेशनली डिफीट करना मुश्किल होता है, उनका कैपेसिटी ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा होता है। तो जिस भी भाव में होगा वो आपको डिजायर देगा। द मोमेंट डिजायर कम्स, केतु 180 डिग्री पे अपोजिट एक्टिव हो गया, मतलब वो केतु आपको क्या बताना चाहेगा कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो वो मिलने के बाद तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है, उसे छोड़ो। तो राहु अटैचमेंट देगा, केतु डिटैचमेंट। तो क्या होता है, इनकम्प्लीशन। जब इनकम्प्लीशन होता है, जो भी चीज हमें नहीं मिलती है, हम उसी के पीछे भागने में हमारा जीवन जो है वो ज्यादा से ज्यादा व्यतीत करते हैं। जो हमारे एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो हमारे पास है उसे हम नहीं देखते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसी के पीछे हम भागते हैं। हर कुंडली में कुछ ना कुछ आपको जरूर दिखेगा कि फिक्स कर्म जब आता है तो किसी का रिलेशनशिप को लेके आता है कि इनका रिलेशनशिप कभी नहीं बनेगा, लेकिन सेम टाइम पे इनका करियर बहुत ज्यादा अच्छा बन सकता है, वर्ल्ड फेमस बन सकते हैं। बट ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि रिलेशनशिप का मोह छोड़ दो। उनको लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं मिले चलेगा, बट मेरी शादी टिकनी चाहिए, जबकि वो होने ही नहीं वाली है। आधे से ज्यादा जीवन हो उसी के पीछे जो है वो व्यतीत करते हैं। तो उनकी राहु की दशा जो है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली जाती है, खराब जाती है। और उसके बाद जब जुपिटर आता है तो वो एनलाइटमेंट देता है कि ये 18 साल जो तुमने जिस चीज के पीछे लगाए उसका तुम्हारे जीवन में कोई मेल नहीं था, अब जाके तुम्हारी जो है वो तुम्हारी लाइफ है वो शुरू हो गई है। एंड वो एनलाइटमेंट आता है कि मैंने गलती की कि इतना एफर्ट और टाइम उसमें डाला। तो जहां जिस भाव में आपका राहु बैठा है उस भाव से रिलेटेड ऑब्सेशन होगा। 10th भाव में राहु है, उस व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते कि काम बंक करे, आज डांडी मारे और कहीं घूमने चले, वो नहीं करेगा। फर्स्ट में आएगा उसको आप झूठ बोलने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सोचना हमेशा चलता रहता है। बट दे आर वेरी ब्रिलियंट ऑल्सो, क्योंकि ब्रेन इज राहु, फर्स्ट हाउस इज ब्रेन सर। तो उनका राहु जो है ना, दीज पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड वेरी रिसर्चिव। तो वो जो भी काम लेंगे ना उसमें एक मतलब इसीलिए जहां जो भी राहु जहां जहां बैठा है ना, टेक्नोलॉजी से उन लोगों को जोड़ा जाता है कि आप टेक्निकल या आईटी से रिलेटेड काम करो, वो आपको ज्यादा लाभ देगा। पंचम में जब राहु आता है तो पंचम से हम क्या देखते हैं, संतान सुख देखते हैं और पास्ट लाइफ पुण्य। कुंडली देखते समय जब भी आपके समय किसी का राहु 5th में आएगा या 9th में आएगा, ऐसे व्यक्ति को सेम टाइम सॉल्यूशन कभी नहीं देना है, उनको एक और बार बुलाना है
क्योंकि उनका समय नहीं आया है अभी। जब कुंडली देखनी है तो जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि कुंडली आप बाद में खोलोगे, पहले आप प्रश्न कुंडली लगाओगे। अगर प्रश्न कुंडली में भी 5th या 9th में राहु आता है तो भी उस व्यक्ति का चार्ट कितना भी अच्छा हो, उसे आप सेम टाइम सॉल्यूशन नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपने अगर उसको सॉल्यूशन दिया तो डेफिनेटली उसका काम बनेगा, लेकिन आपका बिगड़ जाएगा। आप चाहे तो अनुभव करके देख सकते हैं कि 9th और 5th हाउस में राहु है और वे व्यक्ति आने के बाद आपने उनको पहले ही बार बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। यू कैन ट्राई इट। क्योंकि हमें एक टेंडेंसी होती है कि विष की परीक्षा लेना, कि उसको चख के ही देखे तब पता चलेगा कि सच में मर रहे हैं क्या नहीं। कोई भी चीज जो है, और ये सब बहुत बार होता है, आप कभी नोटिस करो, आपका कभी लॉस हुआ ना, उसके पहले कुछ दिनों में आपने जिन जिन किसी को गाइडेंस दिया था उनमें से किसी का ऐसा पोजीशन था क्या, और उस प्रकार से आप देखो कि क्या होता है। आपका जरूर कुछ ना कुछ लॉस उस दौरान होगा। इसीलिए ऐसे समय क्या करना है, उस व्यक्ति को शिव जी का कोई भी मंत्र देना है और उसे वापस भेज के एटलीस्ट 21 डेज के बाद बुलाना है, 21 डेज की साधना देके। क्योंकि वो साधना करने के बाद अगर आपके पास आता है तो उसको रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, बट यूजुअली मतलब मिलेगा, बट यूजुअली क्या होता है, वो आपके पास आने से पहले उन 21 डेज में साधना के बजाय और 4 एस्ट्रोलॉजर के पास जाके फिर आता है कि कहीं पे भी काम नहीं हुआ। बिकॉज राहु इज डेस्परेशन, उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, उनको वो हार्ड वर्क 21 दिन वेट करना नहीं चाहिए। तो वो और अलग 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 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, अपना पैसा डालेंगे, समय डालेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा और फिर से वो आपके पास आ जाएंगे। ये आप हमेशा नोटिस करोगे। नाउ द वे आई सेड, राहु इज डिवाइस और राहु इज इलेक्ट्रॉनिक। Every electronic device has a value only if it is charged to connect to the electricity. तो जितना राहु का इंपॉर्टेंस है उतना ही या उससे ज्यादा केतु का इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए हर चीज जहां पे भी राहु है वहां पे आपको केतु का सिग्निफिकेंट लगा के देखना है कि आपका अगर डिजायर आपने गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश की तो आपका कितना ज्यादा लॉस हो सकता है, आपका केतु आपसे वो चीज किस प्रकार से छीन सकता है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने मेन 3 प्लेनेट पे फोकस करना है, सैटर्न, राहु एंड तीसरा कौन सा बताया था मैंने? जुपिटर। जुपिटर, यस। तो इन तीनों पे ध्यान देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न। शनि की जब बात आती है तो शनि जो है, सूत्र के अनुसार शनि के पीछे घर में अगर चंद्रमा है तो वो जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड आपका जो भी ह्यूमन रिलेशन है, जैसे सप्तम में मान लीजिए किसी का शनि आया तो ह्यूमन रिलेशन किससे आता है? स्पाउस से आता है। तो कहाँ चला गया चंद्र? एक घर पीछे 6 में। तो जब भी शनि से एक घर पीछे चंद्र आएगा मतलब उस घर में, शनि के घर में जो भी रिलेशन आता है उनसे आपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ लोन लिया था, वो आपको इस लाइफ में रीपे करना ही है और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर 4th में शनि है तो आपका माता के लिए ऑटोमेटिकली खर्च बढ़ जाएगा, या आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मदर से नहीं मिलेगी, या मदर का प्यार नहीं मिलेगा, या आपको उनकी सेवा में ज्यादा से ज्यादा पैसा उनकी बीमारियों में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने पिछले जन्म में उनसे लोन लिया था जो चुकाने के लिए चंद्रमा उसके एग्जैक्टली पीछे 3rd हाउस में आया हुआ है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये, और ऐसा इतना आसानी से नहीं होता है, कभी ऐसे भी होता है कि वो लोग आपको फंसा के जाएंगे, दुख दे के जाएंगे। तो अगर आपको पता है ना कि आपके पीछे यहाँ पे इस घर में चंद्र है और उस रिलेशन में पैसा डूब गया है या आपने इन्वेस्ट किया और वो वापस नहीं मिला, उसको जस्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जाने ही वाला था। वो आपको देना ही था जो पहले आपने लोन लिया था। शनि का सबसे सबसे बड़ा जो कारकत्व है और सबसे बड़ा मिथ है, दैट शनि जो है वो हमें वही देता है जो हम डिजर्व करते हैं। बट शनि को पाप ग्रह ही माना जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कितने पाप किए, तो वो हमें अनलिमिटेड पनिश करते जाता है, वो हमें एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं देता। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि शनि को डायरेक्टली प्लीज नहीं करना है, क्योंकि आप उसको प्लीज नहीं कर सकते हैं, आप उसको क्षमा नहीं मांग सकते हैं। वो आपको बताएगा कि आपको आपके कर्म चुकाने ही है, उसमें कोई जो है वो एग्जिट वे नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
कि शनि के जो परिणाम है उनको हम सौम्य कर सकते हैं। अब उनको सौम्य कैसे करना है, कि शनि जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो भी बहुत मेहनत करते हैं, जो लोग जिनको खाने के भी वांदे हैं, ऐसे लोगों को शनि जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो उन लोगों को हमारी तरफ से कभी हर्ट नहीं होना चाहिए, ये आपने देखना है। राहु हाउसकीपिंग वर्कर्स या क्लीनिंग लोग जो होते हैं, क्लीनिंग वाले, उनको रिप्रेजेंट करता है। शनि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या मेड्स या हाउसकीपर्स, जो घर की साफ सफाई करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। या जो ट्रेन में कुछ सामान बेचते हैं, जो रोड में काम करते हैं, ये सारे लोगों को शनि रिप्रेजेंट करता है। तो उन लोगों को हमारी तरफ से कभी कोई गलत वर्ड चला गया तो उसके जो परिणाम है हमें इमिडिएटली भोगने पड़ते हैं। अब इसको हम पॉजिटिवली ऐसे देख सकते हैं कि जब भी हमारा कोई काम बिगड़ रहा है तो ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ मदद करनी है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक मास्टर रेमेडी भी दूंगी शनि से रिलेटेड, जो आपका कोई भी काम अगर रुका हुआ है तो उसको कैसे करती है। तो शनि को हम क्या कहते हैं, कि कर्म का फल देने वाला प्लैनेट। अगर आपको कोई चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इस जन्म कि आपको वो इस जन्म में मिलेज बट नेवर डिनाइज, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको बिना मिले इस संसार से मुक्ति नहीं है। आपके जन्म का अंत होने से पहले आपको वो चीज मिलेगी। अब शनि जब फर्स्ट हाउस में आता है किसी के, तो सैटर्न को और एक क्या कहा जाता है, डिलेज, मतलब लेजी प्लैनेट, कि वो आपको काम ही नहीं करने देगा। फर्स्ट हाउस में जब किसी का शनि आता है तो वो व्यक्ति बहुत लेजी होते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत मतलब कि उनको काम करने पे जाना है ना, ऐसे टाइम पे वो रेडी होके लास्ट मिनट बोलेंगे आज के दिन नहीं जाता हूँ, कल से शुरू करूंगा, ऐसी उनकी स्थिति होती है। वो हर चीज में अपने आप से ही खुद ही रुकावट डालेंगे। उनको घर बहुत अच्छा लगता है, मतलब पड़े रहो बेड पे, आराम से बैठो और कुछ ना कुछ हो जाएगा। दे आर वेरी ड्रीमी कि कुछ मिरेकल हो जाएगा और लाइफ ठीक हो जाएगी, और बहुत मेहनत करेंगे ऐसे लोग, और जब रिजल्ट आने का टाइम है ना, उस दिन सो जाएंगे। मैंने ऐसे दो व्यक्ति देखे हैं जो सैटर्न प्रोमिनेंट है, जिनका शनि फर्स्ट हाउस में है। उन्होंने इतना मुश्किल लाइफ देखा है, इतने एफर्ट्स डाले हैं उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और जिस दिन चेक मिलने वाला है ना, उस दिन वो नहीं गए। जिस दिन पैसा मिलने वाला है उस दिन वो व्यक्ति नहीं गई कि छोड़ो अब सैंक्शन तो हो गया है, कल ले लूंगा, और वो चीज खत्म हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। फिर अगेन वो एफर्ट डालते हैं। तो सैटर्न आपको अगर फर्स्ट हाउस में है या फायर एलिमेंट में, मतलब अग्नि तत्व की राशि में है, तो भी वो उस व्यक्ति को बहुत लेजी और अग्रेसिव भी, ईगोइस्टिक भी बनाता है। जिनका शनि फर्स्ट हाउस में, उनका ईगो भी बहुत ज्यादा है। अगर जैसे मैंने अग्नि तत्व की राशि कहा, तो सिंह लग्न जिनका है, सिंह लग्न के व्यक्ति का अगर शनि फर्स्ट हाउस में है, उनको बहुत हाई ईगो होता है। उनको हर छोटी बात पे गुस्सा आता है। उनका फोन भी नहीं उठाओ तो भी उनको गुस्सा आता है। दे फील दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे व्यक्ति से डील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये ईगो उनके अपने कार्यों में प्रॉब्लम लेके आता है, क्योंकि फिर बार बार उनको जो है वो फेलियर फेस करना पड़ता है। तो शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में आपको क्या करेगा, लेजी बना देगा। आप बहुत सोचोगे, बहुत सोचते हैं, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचेंगे, लेकिन एक्चुअल एक्शन करने का टाइम आएगा ना, तब वो नहीं जाएंगे, तब वो पीछे हट जाएंगे। चतुर्थ में शनि जब आता है तो वो माता से प्रॉब्लम देता है, माता से दूरी देता है। माता आपको प्यार नहीं करेगी, प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ देगा, या उनको लंबी बीमारी होगी, वो आपसे दूर रहेगी। कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो होती है, किसी ना किसी कारण आप मदर का विरह जो है वो फील करोगे। शनि सप्तम में आएगा तो वो, एक और बात, ये बहुत बार बोला जाता है कि सप्तम का शनि जो है वो डिवोर्स करवाता है। तो सप्तम का शनि डिवोर्स नहीं करवाता है। सप्तम का शनि सेपरेशन देता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सेपरेशन इज डिफरेंट, डिवोर्स इज डिस्कनेक्शन। सेपरेशन की आप सालों साल अलग रहते हो लेकिन अलग नहीं हो। और सप्तम का शनि जिनका होता है, वो लोग अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। बिकॉज जहां जहां शनि बैठा है वहां वहां उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता है। अगर वो फोर्थ में है
तो चाहे माता उससे प्रेम करे नहीं करे, वो उनकी हर समय सेवा करेगा। उनकी बीमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे देना है, हर चीज करेगा। सेवेंथ में जब सैटर्न आएगा, वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत वफादार रहते हैं, लेकिन वो झगड़ा भी बहुत करते हैं, क्योंकि वैराग्य है ना शनि। तो वो हर चीज में डिले भी देगा, मतलब छोड़ेगा भी नहीं और रहने भी नहीं देगा, ऐसी हालत होती है। तो ऐसे समय उनका जो सेपरेशन होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है। ऐसे केस आप कहाँ देखोगे पता है? जहां पे बहुत बुरा मैरिड लाइफ है, लेकिन केसेस लंबे चल रहे हैं और लीगली डिवोर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपको सेपरेशन तो दे दिया, लेकिन वो सेपरेशन का सुख नहीं देगा और साथ रहने का सुख भी नहीं देगा। सप्तम का शनि आपको वैराग्य देगा। तो मतलब क्या होगा, पार्टनर दूर भी रहेगा और डिवोर्स नहीं हुआ इसलिए आप कहीं और शादी भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली देखा जाए तो डिवोर्स हम किस लिए लेते हैं? कि दूसरा पार्टनर आइडियल मिले और इससे छुटकारा मिले। तो ये चीज वो होने नहीं देता है। जहां पे भी शनि बैठा है वहां पे ये आपको प्रॉब्लम करेगा। इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, दैट इज द रेमेडी। तो उसका जो सोल्यूशन है, दैट इज शनि से 10th हाउस जो भी आता है, दैट इज योर इनकम्प्लीट कर्मा। फिक्स दैट इनकम्प्लीट कर्मा, और शनि जहां बैठा है उस घर में जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। नाउ यू टेल मी, इफ समबडी सैटर्न इज इन द 7th हाउस, ये रेमेडी कैसे अप्लाई करनी है? हमें 7th से 10th काउंट करना है। 7th से 10th कौन सा घर आएगा? 4th हाउस। 4th हाउस आएगा। मतलब बीवी से प्रॉब्लम है तो मदर की सेवा करो, तो बीवी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जिस घर में शनि है उसको ठीक करना है तो उससे 10th हाउस ठीक करो। फर्स्ट हाउस में शनि है तो फिर 10th एस्पेक्ट कहाँ आएगी? 10th हाउस। 10th हाउस। 10th हाउस से हम क्या देखते हैं? अपने कर्म को भी देखते हैं और पिता को भी देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस में शनि है तो पिता का अपमान नहीं करना है, उनकी बात माननी है, उनकी सेवा करनी है। आपका जो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कारकत्व है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये चीज इतनी आसान है? तो इतनी आसान नहीं है। प्लैनेट इतनी आसानी से हमें काम नहीं करने देते, क्योंकि जब आपको मैं बोलूं कि पिता की सेवा करनी है या उनकी बात माननी है, आप पिता के साथ एक पेज पे बैठ ही नहीं सकते हैं। आपकी हमेशा अनबन रहेगी, एक दूसरे की बात आप सुन भी नहीं सकते, एक टेबल पे बैठ ही नहीं सकते हैं। इतना आप में तो मतलब आपको झुकना पड़ता है। सैटर्न आपको झुकना सिखाता है, अभिमान को दूर रखना सिखाता है, कॉम्प्रोमाइज सिखाता है। चतुर्थ में अगर आपकी 10th एस्पेक्ट आ रही है और आप उस पे काम करना चाहते हैं, तो काम करोगे, मतलब क्या करोगे? मदर की सेवा करोगे, उनसे बात करोगे, मिलोगे। आपकी मदर बात ही नहीं करना चाहेगी, वो आपसे मिलना भी नहीं चाहेगी। तो सैटर्न क्या कर रहा है? इतनी आसानी से आपको रिजोल्यूशन नहीं देता है, आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन उसको चलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसकी पूरी मतलब आपको वो दिखाएगा कि झुकना ही है। सेल्फ रिस्पेक्ट सैटर्न नहीं देता है, सैटर्न आपको कॉम्प्रोमाइज देता है। तो जहां पे भी आपका शनि है उससे 10th हाउस में आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, तब जाके आपकी लाइफ जो है वो ठीक होगी। और अगर आप नहीं करते हो, ओवर द टाइम आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगी कि आप एक लेवल पे छोड़ देगी कि इससे झगड़ा करना मतलब नहीं। जैसे आप अपनी माता को कितना भी कन्विंस करे या दिखाए कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो हमेशा अगर सिबलिंग को ही अटैच हो जाए, कितना ट्राई करेंगे आप? 5 साल 10 साल एक लेवल पे आप छोड़ दोगे कि चलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मदर को जरूरत है मैं जाऊंगी, नहीं है वो जहाँ है वो आप खुश रहे। तो हमने छोड़ दिया, फिर मदर कंप्लेन करेगी कि ये तो कभी मिलने नहीं आता है। क्या हो गया? 7th हाउस फिर से बिगड़ गया। तो शनि चाहता है कि आप झुको, आपको रिजल्ट आए नहीं आए, आप अपने एफर्ट डालना रोको मत। दिस इज हाउ सैटर्न वर्क्स। इसीलिए जहां पे भी शनि है वहां से 10th हाउस का हमेशा ख्याल रखना है। उसके बाद जो है सैटर्न की तीसरी दृष्टि, जिसे वक्र दृष्टि मैम, कहा जाता है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जहां आता है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे कि वो काम कभी आप फिक्स नहीं कर पाओगे, वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। मैम तो अगर 12th हाउस में आए तो? 12th हाउस का शनि जो है उसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो आपको घर नहीं, से। जी। थर्ड थर्ड हाउस में शनि हो और उसकी हाँ, दृष्टि 12th हाउस पे जाए तो 12th हाउस उसको में, तो 12th हाउस का कारकत्व क्या है? व्यय। व्यय है, फॉरेन है, जेल है, हॉस्पिटल्स है, बंधन योग है। तो ऐसे समय आपको
जेल में जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ करना है, या हॉस्पिटल में किसी का बिल भरना है जो बहुत पीड़ित है और अपना बिल नहीं भर सकते, किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति की हेल्प करनी है। हम्म। और 12th हाउस से हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के जब चांसेस बहुत बढ़ते हैं, उसे रोकना है। अगर वो हो गया तो आपका 3rd हाउस बिगड़ गया, क्योंकि 12th से 3rd भी आप देखेंगे ना, 5th आता है। तो जी आपको मैम। जो भी उस चीज का कारकत्व है उसका ख्याल रखना है कि वहां पे जो जो चीजें आती है उनको आपको ठीक करने की कोशिश करनी है। और 12th में जब आएगा ना, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है फॉरेन लैंड में, क्योंकि वो आपको घर से दूर लेके जाता है। मतलब सिबलिंग से दूर लेके गया, 3rd में आपने देखा ना, और 12th में उसका एस्पेक्ट देखा। तो 3rd में सिबलिंग से आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर्टी के इश्यूज आएंगे, पुरानी प्रॉपर्टी मिलेगी या प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। 4th का शनि जो है वो भी आपको पुरानी खंडर जैसी, हवेली जैसी प्रॉपर्टी देगा। तो 4th हाउस में शनि जो है और राहु है, उनके लिए मास्टर रेमेडी है। अगर 4th में शनि है तो नया घर कभी नहीं खरीदना है, किसी ने यूज किया हुआ, या हमारा सेकंड ओनरशिप होना चाहिए, तब वो घर आपको लाभ देता है। कोई वहां रह के गया है, ऐसा घर है। नया घर उस व्यक्ति को कभी नहीं फलता है, और ऐसे व्यक्ति को हमेशा बहुत बड़ा और अच्छा प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन नया नहीं मिलेगा। 4th में राहु है तो कोशिश करे प्रॉपर्टी अपने नाम पे ना रखे, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लिटिगेशन या कॉम्प्लिकेशन देगी। तो घर में किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी करे, लेकिन जिनके 4th में राहु है वो फर्स्ट ओनर एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगी। तो हमने राहु, गुरु और शनि, इन पे फोकस करना है। तो अगले क्लास में मुझे आपसे, अगला क्लास में मैसेज भी डिक्लेयर करूंगी सैटरडे, अगर सबके पास टाइम है ना। जो कल का हमारा स्किप हो गया, हम सैटरडे कंप्लीट कर लेते हैं। मैम शनि की आप कुछ रेमेडी बताने वाली थी जोरदार वो। 10th हाउस को आपको ठीक करना है। शनि अगर आपका जहां बैठा है वहां खराब हो रहा है, तो 10th हाउस को आपको ठीक करना है। कितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है ना, सारे ठीक हो जाएंगे जो शनि से रिलेटेड है। आप हाँ तेल चढ़ाओ, जूते दो, या कुछ करो, इससे ज्यादा है शनि से जहां बैठा है वहां से 10th में जो रिलेशन है उसको सुधारो, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी मैम। जी। पर मैम स्वयं के ऊपर कैसे वर्क करेंगे? फोर्थ में है तो उसका 10th फर्स्ट आएगा। हाँ, तो 4th में जिनका शनि है वो सबकी सेवा करता है ना, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देता, अपने आप को निग्लेक्ट करता है, अपने नाम पे कुछ रखेगा नहीं, लेगा नहीं, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगा। तो अपने आप पे ख्याल करना है, ओके। अपने आप को प्रायोरिटी रखना है। मकान अपने नाम से नहीं लेना है? नहीं, 4th में शनि है, मकान अपने नाम से ले सकते हैं, नया नहीं लेकिन लेना है, सेकंड लेना है, सेकंड ऑप्शन, हाँ। सेकंड लेना है। सेकंड लेना है। अपने नया नया बिल्डर से एकदम से नहीं लेना है। ओके, फ्रेश जगह लेनी मतलब, है, हाँ। पहले से बना हुआ घर लेना है। स्क्रैच से घर बनवाने का सपना नहीं देखना है, वो नहीं पूरा होता है। मेरे एक क्लाइंट है, 10 साल हो गए हैं, उनको मैंने यही बताया था, यूएस के क्लाइंट है, उनका घर ही नहीं बना, क्योंकि वो अभी तक यूएस में जो कॉन्सेप्ट है कि जगह लेंगे और फिर उस पे फ्लोर प्लान डेवलप करेंगे, 3 बार उनके पैसे डूब गए हैं, क्योंकि उन्होंने जगह ली, फिर वो प्लान वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां तो एक स्ट्रक्चरल होता है कि उसी प्रकार से आपको घर बनवाना है। सेम तो कभी बनाना। बिल्डर आधे में छोड़ के गया, कभी उनका प्रॉपर्टी का जो परमिशन आया था, परमिशन लास्ट मिनट कैंसिल हो गया किसी और कारण से। तो इस साल अभी मैंने उनको बोला है कि मैंने आपको वैसे भी बोला था 2026 तक घर नहीं बनेगा, अब योग बन रहे, तो आप जो भी बना हुआ घर है उसको लीजिए, स्क्रैच से बनाने की कोशिश मत कीजिए। एंड नाउ ही ऑल्सो हैज गिवन अप। उनका एक था, लोगों का रहता है ना कि बताया एस्ट्रोलॉजर ने ठीक है, लेकिन मुझे तो नया चाहिए ना, और मेरे पास पैसा है, क्यों नहीं खरीदूं। सही। जिसके पास पैसा है उसको लगता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैम ये व्हीकल पे भी लागू होता है ये चीज? किस पे? व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर? 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यस, क्योंकि 4th हाउस से हम व्हीकल भी देखते हैं ना। ऐसा मेरे साथ हुआ है मैम। हाँ, क्योंकि जब वहां भी से। जब भी मैंने नई गाड़ी ली ना, तो हाँ। मेरे नाम से नहीं चला, सेकंड के नाम से किसी की, जैसे पहले फ्रेश हाँ। गाड़ी ली होगी मैंने मैम, लेकिन मेरे हम्म। नाम से नहीं उठी है, हम्म। तो मैं किसी चला और ने पाया। पहले ली, हाँ,
आप चलाओगे, आपको उस हाँ, वाहन का, उस घर का वो सुख अच्छा मिलेगा। फलता है, मेरे को अच्छा फलता है। उसके नाम से गाड़ी खरीदने का है मेरे को, मेरे नाम से नहीं लेने का है। ऐसा फोर एग्जैक्टली। व्हीलर टू व्हीलर में होता है मेरे साथ। और यही बेस्ट रेमेडी है कि अगर चतुर्थ में शनि, उपभोग तो आपको मिलेगा, घर आपका ही है, पर गाड़ी कुदरती आपकी है। में ऐसा होता है हमेशा, मतलब ऐसा जैसे। ही होता है, वो लेने ही नहीं देता ना आपको। ओके, तो वो मैम आपको लेने रेमेडी ही हो रही नहीं ना देता। मैम, एक तरह से रेमेडी हो गई ना। हाँ, ये रेमेडी कब हो गई, तब आपने वो दूसरी सेकंड हैंड लेने की सोची। अगर आप जिद पे रहोगे कि मैं अपने ही नाम पे लूंगा, तो कभी मिलेगी ही नहीं ना। नहीं मिलती है मैम, लेकिन वो मेरे पास रुकती नहीं है, वो कुछ किसी तो किसी रूप में प्रॉब्लम बिक आएगी। जाएगी। हाँ, बिक हाँ, जाती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको उसका रहेगा। सुख नहीं मिलेगा, कुछ ना हाँ, कुछ नहीं प्रॉब्लम मिलेगा, आ वो रोज जाएगी। प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कोई ना कोई, हाँ, बरोबर है मैम। तो और एंड आपको में मेरे ऐसा को होगा देना कि पड़ता है लिया उसको। क्यों, मैंने लिया, लिया ही क्यों ये चीज। ये बरोबर। स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे सेकंड में अभी। जैसे, हाँ हाँ, हाँ। मैंने जैसे मान लीजिए सेकंड में ली, मेरे नाम हम्म। से लिया, फ्रेश ही उठाया, लेकिन मेरे नाम हम्म। से नहीं उठने का है, दूसरे के हम्म। नाम से उठाया, तो उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ, मतलब अच्छा हाँ, चला, कोई दिक्कत नहीं। वो आप अच्छा ले सकते हैं। हाँ, फोर्थ अभी का सही जैसे है। मैंने क्लाइंट का बताया, वो जिद पे है ना कि वो जमीन खरीदेंगे, अपनी मर्जी से घर बनवाएंगे। 3 बार उनके पैसे डूब गए हैं, अब वो थक गए। अब बोलते हैं कोई भी रेडीमेड, अच्छा पैसा तो है, अच्छा जो बड़ा घर मिलेगा मैं ले लूंगा। अभी जैसे मैम जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं, वो मकान मैंने बनवाया पूरा, प्लॉट लेके मेरे नाम से ही। तो मेरे ओके। को इनकम टैक्स के हिसाब से मिसेज के नाम पे रजिस्ट्री करानी पड़ी, मेरे हाँ, नाम से नहीं चला इमीडिएट, तब जाके हम लोग प्रॉब्लम यहाँ रह आती है। पाए। हाँ, बाकी वो नहीं कर पाता मैं। हम्म। उसमें बहुत ज्यादा पेनाल्टी लग रही थी मेरे को। वो, क्योंकि अगर वो आप चीज जबरदस्ती करना चाहते हो ना, तो आपको उसका हम्म, सुख नहीं मिलने देता है सुख ना। नहीं मिलता है, बरोबर है मैम। वो आपको बताएगा कि ये नहीं करता तो कितना बेहतर होता। नहीं, तो फोर्थ के सेटन वाले को अपने नाम से कोई चीज नहीं करना है, खरीदना नहीं नहीं है। करनी। जो भी फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें हैं, रिलेटेड चीज जैसे है, जमीन है, भूमि घर है, भवन गाड़ी है, वाहन, हाँ हाँ हाँ। नहीं लेना है। ओके मैम, हाँ, तो हम्म। इसे थ्योरी क्लियर हो गई मैम। ओके मैम, अपने थैंक यू। नाम से भी ले तो यूज्ड, यूज्ड श्योर में लेनी है, पहले वो यूज्ड ज्यादा लीजिए। फायदा करती है मैम, यूज्ड वाली हाँ, मेरे को काफी फायदा करती है, बरोबर। और ऐसे लोगों को यूज्ड घर जो है, वो बहुत सस्ते में बहुत अच्छे और बड़े भी अच्छे मिल मिल जाते जाते हैं हैं। और बहुत बढ़िया चीज मिल जाती है, सही बात है। हाँ, बस वो क्या होता है, बहुत बार लोगों का रहता है कि नहीं मुझे नया ही चाहिए, नया ही वो चाहिए, नहीं हो पाता। ठीक बात है। और राहु में मैम उन्होंने लेना ही नहीं चाहिए। फोर्थ में राहु, एक तो उनका बनने में ही बहुत प्रॉब्लम आती है, और बन भी जाएगा ना, इतने प्रॉब्लम आती है कि वो उस घर में रह नहीं पाएंगे। मैम फोर्थ में राहु हो और उसके साथ में मंगल हो, अंगारक योग हो, तो क्या होगा? हाँ, अंगारक योग भी है। योग जब आएंगे तब में हम उस पे बात करेंगे, अच्छा, लेकिन ओके फिर भी ओके ओके। राहु फोर्थ में है, तो उसके साथ कोई और प्लेनेट है तो भी प्रॉपर्टी टालनी है अपने नाम पे लेने के लिए। ओके, क्योंकि हम प्रवाह के विरुद्ध जब स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ थक जाएंगे और कुछ नहीं थक होता। जाएंगे, बरोबर मैम, बिल्कुल नेचर सही। के अगेंस्ट फ्लो करने की कोशिश करके सिर्फ नहीं जीवन करनी है, बर्बाद हो जाएगा। नहीं करना है, बरोबर मैम। और ये मैम सब एक दो अनुभव वास्तु लेके। के related- जी। वास्तु के रिलेटेड सिर्फ दो क्वेरी थी, वो पूछ लो मैं। हाँ, पूछ लीजिए ना। हाँ, तो नॉर्थ में हम कहते हैं कि मिरर लगाना अच्छा है। जी। हाँ, उसके ऑपोजिट ही साउथ में सीडी है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर नॉर्थ में मिरर लगा है तो उसमें क्या आएगा, सीडी वो चलेगा कि वो कैसे रिफ्लेक्शन देख आएगा सकते उसका, हैं तो आप? आपको मिरर लगाना है नॉर्थ में। उसकी जगह पे आप शैंडलियर लगा दीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देगा। क्योंकि मिरर आपको रिफ्लेक्शन देगा, लेकिन आप जब मिरर नहीं शैंडलियर लगाए। लगाओगे और उसका लाइट जो आता है वो उतना हाँ ज्यादा हाँ। स्पार्कल, जितने उसमें कट्स है डायमंड की तरह, उतना स्पार्कल होके घर में आएगा। और वो सीढ़ी का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आएगा। लॉग आउट हो गए क्या वो? नहीं है मैम। है। Okay. हेलो। हाँ गौतम जी, तो आप शैंडलियर लगा दीजिए वहां पे नॉर्थ में। हाँ जी मैम। हाँ, दूसरा मैंने और आपकी अगर आपको आपकी मिरर लगाना ही है, मान लीजिए, तो फिर उसके हम्म, ऊपर शिमर का जो कर्टन होता है ना, वो हमेशा व्हाइट कलर का शिमर का ट्रांसपेरेंट कर्टन उसके ऊपर लगा दीजिए। व्हाइट कलर का रुमाल लगा दे तो भी चलेगा? नहीं नहीं, कर्टन पूरा, जितना बड़ा आप मिरर लगाओगे उतना बड़ा कर्टन। हम्म। तो जब आपको यूज करना है या कुछ समय खोलना है, लेकिन वो कर्टन, एक तो वो इंटीरियर से दिखेगा भी अच्छा क्योंकि ट्रांसपेरेंट हम्म। कर्टन रहेगा, और वो रिफ्लेक्शन इतना प्रोमिनेंट नहीं आएगा कि उसका दोष क्रिएट हो जाए।
तो हम्म, मैम ये ऐसा भी तो लगा सकते हैं कि जो उसमें सीढ़ी का रिफ्लेक्शन नहीं है, प्लेन दीवार का है, साइड में खिसका के नॉर्थ की वॉल लंबी होगी, अगर ग्लास बट लगाना ही उनका अभी चाहे। वो लोकेशन कैसा है उस पे डिपेंड है ना, वो हाँ, वॉल कैसे लोकेशन के आ ऊपर रही है। हम्म। हाँ, अगर उनका दूसरा रिफ्लेक्शन मैम, आ रहा है तो। हाँ मैम, हाँ। मैंने आपकी वो बुक रीड करता था, हम्म उसमें हम्म। लिखा था कि लग्नेश और पंचमेश का आप रत्न पहनते हो तो काफी आपका वो मजबूत हो जाएगा, ऑरा वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा वास्तु का। जी। लेकिन लग्नेश या पंचमेश की दूसरी राशि 6, 8 या 12th हाउस में पड़ती हो तो तो वो भी नहीं वो पहनना है। पॉजिटिव पॉजिटिव ही नहीं देगा तो रिजल्ट। नहीं देगा वो पॉजिटिव रिजल्ट। हाँ। तब नहीं पहनना है। और क्योंकि मैम लग्नेश आपने, का पहनने के लिए लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए ना। हम्म। और दूसरा आपका वो ईस्ट वाला वीडियो अब लास्ट था ना, उसमें ईस्ट में आप बता रहे थे कि कॉपर पैनलिंग और वुड वो सब थोड़ा हमें दिखाना, क्योंकि वो पता नहीं कैसे करते हैं हाँ, वो। उसके फोटोज मैं आपको शेयर कर दूंगी। हाँ, कॉपर पैनलिंग और वुड का वो जी। फर्नीचर और वो सब। मेरा ईस्ट ठीक बंद है। है पूरा, इसलिए घर पे अच्छा। मैंने ठीक है, आपको भेजा मैं था। उसके आपको ये शेयर कर दूंगी। और ईस्ट में भी आप मिरर लगा सकते हैं अगर ईस्ट बंद है तो। हाँ हाँ, वो हाँ, पिक्चर ईस्ट से। में मिरर लगा सकते हैं कॉपर का। सूर्य की प्रतिमा बड़ी बट प्योर कॉपर की, वो लगा सकते हैं। कॉपर का रीम बीज मंत्र जो है सूर्य का, वो लगा सकते हैं। और बीज मंत्र हम ऐसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स काफी कर सकते हैं। हाँ, काफी एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं कि बीज मंत्र दीक्षा मिले तो ही करना है, वरना वो बहुत हार्मफुल हो गए फिर। नहीं, ये बीज मंत्र जो है ना रिम या प्लैनेट्स के, ये आप कर सकते हैं। जैसे काली का है, भैरव का है, उग्र देवताओं का है, वो नहीं करना है जब अच्छा। तक आपको दीक्षा ना मिले, क्योंकि उसके नियम अलग होते हैं। हम्म। हाँ। ओके, तो उग्र थैंक यू मैम। बीज मंत्र जो है उग्र देवताओं के, वो नहीं करने हैं। हाँ मैम, थैंक यू। ओके। ठीक है। एकता जी, आपको कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके, गुड। मतलब सब समझ गया है तो मैं खुश हूँ। मैम एक 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 डाउट अभी आपने बताया था, जुपिटर जैसे 11th हाउस में है तो हाँ जो स्थान हानि करता है, जैसे हाँ। जहाँ जुपिटर होता है, तो आपने बोला वहां पे अगर जुपिटर होने से गेट्स मिलते हैं तो फिर वो स्थान हानि मतलब कैसे करेगा वहां पे? नेम फेम नहीं मिलेगा ना वहाँ, गिफ्ट ओके। मिलेगा दोस्तों से। प्रॉब्लम भी आएगी, दोस्तों के लिए आप झगड़ा करने जाओगे तो वो आपका साथ नहीं देंगे, जिसके आप हेल्प कर ओके। रहे हो वही। ओके, ठीक हम्म। है। और जो वही गिफ्ट मैंने मैंने कहा। कहा था वो मैंने आपको दो चीजों का कहा था ना, सूर्य हम्म, मेष का हो और जुपिटर जुपिटर 11th अच्छा। में, तब। ओके। ओके, हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैम जुपिटर फर्स्ट में है। जुपिटर किसका है, आपका है? तो आप ही बताइए, जुपिटर फर्स्ट में है तो क्या है? भाई नॉलेज के लिए जुपिटर की होगा। एस्पेक्ट कहाँ आ रही है? 7th पे आ रही है। 7th तो पे आ रही आपको है। आपके स्पाउस से लाभ होगा, क्योंकि 7th जहां देखेगा वहां से फायदा देगा ना। हाँ, फर्स्ट में खुद के जुपिटर वहां है, नहीं देगा, पंचम लेकिन पे जहाँ भी आ रहा देखेगा है। वो फायदा देगा, बरोबर। हाँ, तो आपको जुपिटर स्पाउस से मैडम, फायदा मैंने होगा। फर्स्ट में जुपिटर हो तो कुंडली के 1.25 लाख जैसे दोष अकेला ही दूर कर देगा, ऐसा मैंने हाँ सुना है कहीं तो। हाँ, पावरफुल होता है वो। मैम। हाँ। क्योंकि मैम वो अब पंचम को भी देख रहा है ना, पूर्व पुण्य को। पर वहां ऐसा पे तो भी कुछ है लाभ ही नहीं होगा। मेरा तो मैम। अच्छा, आपको वाइफ से लाभ नहीं मिला? वो सुन रही है क्या? नहीं, 1.25 लाख जो बता रहे हैं ना दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पर ऐसा मुझे मतलब कुछ। आपको जब भी प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसके पहले सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। ओके, पर मैम उसके साथ में केतु बैठा है, उससे तो कोई डिफेक्ट नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? है, क्योंकि है ना? केतु के साथ जुपिटर अलग रिजल्ट देगा, अलग अकेला रिजल्ट देगा। जुपिटर अलग रिजल्ट देगा। अलग रिजल्ट देगा, तो केतु बैठा हुआ है साथ में। हाँ, तो मैम वो एक। योग बन जाता है ना, उसका रिजल्ट बदल जाएगा। तो मैम जैसे उतना जुपिटर। जो रील रूल इन्होंने बताया ना गौतम जी ने, वो सिर्फ जुपिटर लग्न में है तब। ओनली जुपिटर के लिए, ओके। हाँ। एकता जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम। मैम जैसे अब जुपिटर डगन में है और राहु भी साथ में है, तो फिर वो ओके। दोनों के इफेक्ट आएगा। हाँ, क्योंकि वो योग बन गया और वो तो शत्रु है ना एक दूसरे के। जुपिटर हम्म राहु को कंट्रोल करेगा, उसको अपनी मनमानी नहीं करने देगा। और राहु कंट्रोल में हम्म रहना नहीं चाहेगा, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। वो जब योग शुरू होंगे हम हम्म, उसमें देखेंगे। ठीक है। गुरु चंडाल योग बन जाएगा ना? गुरु हाँ, चंडाल योग, ओके। गुरु हम्म चंडाल योग हम्म बनेगा। हम्म।
ठीक है, तो हम रुकते हैं। रिकॉर्डिंग में कल जैसे ही आ जाएगा उसको बोलूंगी शेयर कर दे। ईमेल आईडीज आपने सबने दिए हुए हैं, वो एक बार ऐड करेगी तो अनलिस्टेड करके पहले की तरह जो पुराना बैच था वैसे मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगी। तो आपको कैसा है कि आपकी स्पेस भी बचेगी और हम डिलीट करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं। वो यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियोस में रहेगा, जिसके पास लिंक है उसी को, जिनका ईमेल आईडी ऐड किया है उन्हीं को वो दिखेगा। ठीक है, तो ओके। हम आज रुकते हैं। सैटरडे का मैं ग्रुप में डालती हूँ, बिकॉज वो आगे मुझे खींचना नहीं है, इसी वीक में हम उसको कंप्लीट कर देते हैं जो कल का क्लास रहा था वो। ठीक है। ठीक है, चलो, शुभम भवतु। थैंक थैंक यू। यू मैम।